नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो जितने भी आप रूपेश। लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम द गुड अर्थ के वर्चुअल लॉन्चिंग सेरेमनी पे आज हम यहाँ पे वर्चुअली उपस्थित हैं और सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। द गुड अर्थ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके रोड मैप और ये क्या है एक्चुअल में और इसके पीछे मकसद और हमारे विचारधारा क्या है, इसके ऊपर आज हम विचार विमर्श और चर्चा करेंगे और आपके सामने बातें रखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के युग में कहना चाहिए हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उतने ही ज्यादा हम कहना चाहिए कि नेचर से एक कदम पीछे हटते जा रहे हैं और हम सबकी कोशिश है कि कहीं ना कहीं हम अपने खान पान का ध्यान इस तरह रखें कि हम कुदरत के पास रहें। और बीता हुआ समय हमें बहुत कुछ सिखा के गया है और इन सब में हम एक चीज बिल्कुल सीख चुके हैं कि जितना हम कुदरत के करीब रहेंगे और केमिकल से दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं अगर हम अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, तो शायद हम अपने जीवन को बहुत ही सरलता से और बहुत अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। और इन्हीं के स्वरूप एक विचारधारा हमारे प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से लाया गया है, द गुड अर्थ। और इसी के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे। तो मौसम थोड़ी सी खराब हुई है, आई थिंक सभी के पास नेटवर्क की थोड़ी बहुत इशू है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं हम सबसे पहले इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है और क्या विचार हमारे मन में इसके लिए है, इसे डिस्कस करने के लिए और इस पर बातें रखने के लिए मैं हमारे प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री रूपेश कुमार गुप्ता सर को आमंत्रित करूंगा। सर प्लीज। Thank you, Rumesh, and good evening to all the friends, families present in this virtual launching ceremony of Good Earth. Uh, पिछले करीब 2 हफ्तों से हमारी टीम गुड अर्थ की और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो एक्टिव हैं और इस ग्रुप को हमने 2 हफ्ते पहले बनाया है। आज मैं देख रहा था 2 हफ्तों में हमने काफ़ी कुछ कर लिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविटी कई महीनों से काफ़ी समय से चल रही है। 2 हफ्ते वैसे सोचें तो ज़्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है काम के दृष्टिकोण से हमने काफ़ी फास्ट और काफ़ी तेज़ी से चीज़ों को किया है। पिछले 2 हफ्तों में हम देखें तो हमने काफ़ी मीठे मीठे आम लोगों तक पहुंचाए और हमारे एक मेंबर हैं ग्रुप के, उनके सहयोग से लोगों को चावल भी उनके पास तक पहुंचा। वो जस्ट एक शुरुआत है और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकसद है इस ग्रुप को बनाने के पीछे, इस इनिशिएटिव के पीछे, वो क्या है, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। लगभग 3-4 साल पहले यूँ तो देखिए हम लोग सभी अपने खाने पीने को लेकर के बड़े केयरफुल रहते ही हैं, कंसर्न रहते हैं और अच्छे से अच्छा खाना हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए लाना ही चाहता है। चाहे सब्जी भाजी लें, कुछ सामान लें, हम बाजार जाते हैं, शॉपिंग करते हैं और जो बेस्ट चीज़ें हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और जो अवेलेबल है उसमें से अच्छा ही लाते हैं। 2017 फरवरी में एक ऐसा इंसिडेंस हमारे परिवार पर हुआ कि पारमिता, मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और हम लोग उसके इलाज के लिए वेल्लोर गए, ट्रीटमेंट लिए और आज प्रभु की कृपा से सब कुछ ठीक है और एकदम ठीक है। लेकिन उस इंसिडेंस में और जब मैं उस दौरान उन स्थितियों से गुजरा, तो एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली मेरे जहन में बार बार आती थी, वो, और मैं अपने ब्रदर डॉक्टर से डिस्कस भी करता था सो काफ़ी। डॉक्टर भास्कर मेरे ब्रदर हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं लखनऊ में, कि ये सब चीज़ें क्यों हुई, क्यों होती हैं। क्योंकि ऐसी जब कोई घटना किसी की लाइफ में होता है तो ये प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। एक होता है हमारे ऑर्गन्स का तबीयत, मतलब ख़राब हो जाते हैं, ऑर्गन्स का कुछ फेलियर होता है, कुछ लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं और
समय के साथ कुछ बीमारियां आती हैं, बुढ़ापा जिसको बोल सकते हैं हम, वो होता है। अ, मैं जब इस विषय में थोड़ा एक्सप्लोर किया तो मुझे एक चीज़ जो समझ में आई कि, और थ्योरीज में, बुक्स में, डॉक्टर से, कि इस तरह की जो डिसीज़ है, चाहे वो कैंसर हो या और इस तरह की बहुत सारी डिसीज़ आजकल हैं जिनके नाम अलग अलग हैं। मेरी मदर लास्ट ईयर शी एक्सपायर्ड आफ्टर ए लॉन्ग डिसीज, एंड उनकी जो डिसीज थी वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। एंड सब तरह के कैंसर भी कहीं ना कहीं जब हमारी इम्यूनिटी कहीं वीक हो जाती है, उसी से वो स्टार्ट होती है। कोई म्यूटेशन है जीन्स का, कोई कुछ है ऐसा शरीर के अंदर जो बनने लग जाता है, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं। एंड शरीर उससे फाइट करता है, हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट करती है। अ, कई बार मिसलीड हो जाती है वो इम्यूनिटी, और वो डिसीज एक सीरियस डिसीज में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने जब थोड़ा सा इसमें रिसर्च की तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा खान पान जो है आजकल काफ़ी इम्प्योर है। और ये कभी, मतलब कोई छोटे समय में ऐसा नहीं हुआ है, ये बहुत लंबे समय से हम जो दूषित कर रहे हैं पर्यावरण को, अपने मेथड्स को, एग्रीकल्चर के, जमीन को, सॉइल को, पानी को, उन सब का दुष्परिणाम है। एंड मे बी उसका रूट कॉज जो है वो पॉपुलेशन भी है, क्योंकि हम इतनी बड़ी जनसंख्या है, और नेचुरल रिसोर्सेज का हम दोहन ही कर रहे हैं सही मायनों में देखें तो। अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपनी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने नेचर का यूज नहीं बोलूंगा, मिसयूज कर रहे हैं। और लालच जो है आदमी की, वो तो खैर एक अलग ही विषय है, कितना है। तो एक इम्प्योर जो हम भोजन ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, अ, वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा एक रीजन हो सकता है हमारा वातावरण। जिस तरह की हवा, जिस तरह की सॉइल, जिस तरह की पानी हमारे चारों तरफ है, वो भी कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियों को पैदा कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। जेनेटिक भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके कारण भी इस तरह की बीमारियां होती हैं। अब यह है कि इनमें सभी जो रीजंस हैं वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। अब खान पान हमारा दूषित है, या वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था, अ, उसके रीजन भी कई हैं। अ, एक मेन रीजन तो हमने डिस्कस किया ही कि ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी। इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड करना है, और ये जनसंख्या वर्ल्ड की, इंडिया की, डेवलपिंग कंट्रीज की बढ़ती चली जा रही है। एंड वो जनसंख्या जो गरीब भी है, और ऐसे में सस्ता फूड मुहैया कराना और भारी संख्या में, क्वांटिटी में मुहैया कराना, ये गवर्नमेंट के सामने, साइंटिस्ट के सामने, साइंस के सामने एक चैलेंज है। साइंस ने इसका रास्ता निकाल लिया। आज हम देखें तो ऑलमोस्ट 95% चीज़ें जेनेटिकली मॉडिफाइड। मार्केट में हम जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं। अ, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था सुनने में कि उन्नत किस्म के बीज हैं, उन्नत विधियां हैं कृषि की, जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये, कीटनाशक, कीट कीट का प्रकोप उन पर नहीं होता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अ, जो समस्याएं हमारे सामने आती गई, हम उनके सॉल्यूशन निकालते गए, और परिणाम अब हमारे सामने दिख रहे हैं। सॉइल इतनी खराब हो जाती है यूरिया और केमिकल पेस्टिसाइड के यूज से, कि उससे हम जो भी उगा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी स्टेन्स हैं। और ये स्टेन्स हमारी बॉडी में जाते हैं हमारे खाने के माध्यम से, तो आप समझ सकते हैं कि वो, उसके क्या परिणाम या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं।
ये सब जो डिसीजेज थी पहले बहुत कम देखने में आता था, आज हम देखें तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और वैसे तो हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे सर्वाइवल के लिए और अच्छे सर्वाइवल के लिए, वो है हेल्थ। वो कहीं सफ़र कर रही है। हम लोग अगेन साइंस का सहारा लेकर के इलाज कर सकते हैं, दवाइयाँ बना सकते हैं, बट बोलते हैं ना, साइंस और पैसा आपको इलाज दे सकता है, बट एक जो अच्छी हेल्थ होती है नेचुरल, वो नहीं दे सकता। उसके लिए तो आपको अपना खान पान और अपने व्यायाम, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, इन सबको बदलने की और अच्छा उसको चूज करने की जरूरत। ये इनिशियल थॉट्स थे जो मेरे दिमाग में 2-3 सालों से चल रहे थे, और मैं बीच बीच में काफ़ी एक्सप्लोर करते रहता था। लकीली मैं थोड़ा सा विलेज एरिया में हूँ, कॉलेज स्कूल के चलते, तो वहाँ मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती थी कि जहाँ मैं किसानों से मिल पाता था, कई फार्म हाउस विजिट करता था, और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है। आप कह सकते हैं कि हाँ, मतलब मैं वहाँ जाता था तो हमेशा यही सोचता था कि कभी खेती बाड़ी और गाय भैंस ये सब रखना, ये मैं भी करना चाहता हूँ। कठिन काम है। जिससे भी मिलता था पूछता था, वो मुझे बोलता था कि ये आसान काम नहीं है, आप अगर इसको करना चाहेंगे तो ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। और किसान की लाइफ, एक डेयरी फार्मर की लाइफ आसान बिल्कुल नहीं, ये तो तय है। ये जो इनिशिएटिव हमने अब लिया है, और ये टीम जिस पर काम कर रही है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अच्छा फूड, अच्छा खाना, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों और ग्रेन्स हों, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल तरीकों से पैदा किया हुआ भोजन हम लें। और एक मूलभूत विचारधारा या फिलॉसफी उसमें यही है, जो नेचर से पैदा होता है वो ज़्यादा गुणकारी है, उसमें ज़्यादा पौष्टिकता है, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन है। वो चाहे हम कम मात्रा में खाएं, लेकिन हमको ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है। वनस्पत हम बहुत सारा दूसरा भोजन करें जो उतना न्यूट्रिशियस नहीं है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जियां हो, फल हो। और ये सब जब हम नेचुरल तरीकों से पैदा करेंगे, तो ये भी तय है कि हम अपने वातावरण को, अपनी सॉइल को, पानी को भी कम खराब करेंगे, या नहीं करेंगे बल्कि अच्छा करेंगे। मैंने बीच में कुछ ऑर्गेनिक फार्म विजिट किए, जहाँ ऑर्गेनिक तरीकों से खेती होती है। वो लोग गाय भैंस पालते हैं, गायों के गोबर से या मूत्र से वो पेस्टिसाइड या खाद वगैरह बनाते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने मुझसे अपने अनुभव साझा किए कि जब उन्होंने शुरू की खेती तो 2-3 साल तक पैदावार अच्छी नहीं हुई, बल्कि जो सॉइल इतने समय में खराब हुई थी, उसको ठीक करने में उनको समय लगा। और जब वो अच्छी हो गई सॉइल, तो डेफिनेटली उनकी पैदावार भी बढ़ी, और बहुत सारे जो समस्याएं कीड़े मकोड़ों की और दूसरे चीज़ों की वो फेस करते थे, वो कम हुई। तो ये एक तरीका है एक फार्मिंग का। और अगर हम यूट्यूब में, नेट में देखें, तो इसमें इतनी जानकारी उपलब्ध है जिसकी कोई सीमा नहीं। हाँ, लेकिन उसको करना मुश्किल है, क्योंकि कॉमर्शियल मेथड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। उसमें बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियों का भी रोल है। उस तरह के बीज को प्रमोट करना, यूरिया या पेस्टिसाइड्स को प्रमोट करना, क्यों? क्योंकि उसमें ऑब्वियसली उनकी मार्केटिंग इन्वॉल्व है, बड़े पैसे इन्वॉल्व हैं। तो हम देखते हैं जो देसी चीज़ें हैं उनकी मार्केटिंग कोई नहीं कर रहा है। क्यों? कोई फायदा नहीं है उसमें, पैसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे बीमारी पैदा भी करती हैं, उसकी दवा भी देती हैं। वैसे ही ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, हमने नाम भी सुने हैं, मॉन्सेंटो और इस तरह की कंपनियां, जिन्होंने उन्नत बीज और उन्नत किस्म की चीज़ों के नाम पर बहुत कुछ इंडियन किसानों को दिया। एंड कई बार तो बड़ी बुरी घटनाएं भी सुनने में आती हैं, जब किसान ऐसे बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट कर देते हैं, फसलें, क्रॉप फेलियर्स हो जाते हैं, एंड फिर फार्मर्स के सुसाइड भी हमने देखे हैं आंध्रा साइड में।
हमको ये सब जब हम खाना उगा रहे हैं और इस तरह के नेचुरल मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने किसान को, अपने फार्मर्स को भी संबल देना है, उनको सपोर्ट देना है, उनको जो भी फाइनेंस की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, नई चीज़ें जो हो रही हैं उनसे उनके साथ मिलके काम करना है। अदरवाइज वो अकेले इसको नहीं कर पाएंगे। और इस इनिशिएटिव में हमारा उद्देश्य होगा कि सब कुछ हम करेंगे ऐसा संभव भी नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये पूरा जो प्रयोग है, ये जो एक इनिशिएटिव है, ये कोऑपरेटिव फिलॉसफी पर ज़्यादा है। वी विल कोलैबोरेट। बहुत सारे किसान हैं जो खेती करते हैं और उनको उसका अनुभव है सालों का, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हम उनके साथ कोलैबोरेट करें, हम उनको उन मेथड से चीज़ें उगाने के लिए प्रेरित करें, उसमें उनको टेक्नोलॉजी दिलाने में मदद करें, उनको ट्रेनिंग दिलाने में मदद करें, उनको हम कुछ फाइनेंस दिलाने में मदद करें। और इस पूरे कार्य में कहीं अगर कुछ अनसर्टेनिटी होती है, लॉस होने की संभावना होती है, तो कैसे वो इंश्योरेंस करें, इन सब चीज़ों में हम उनको अवगत कराएं, ताकि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये सब ग्रो करें। ग्रो कर रही है तो उसको बेचे कैसे, उसके चैनल्स कहाँ से आए, ऐसा कुछ डेवलप करें। एंड चीज़ों को और पूरे सॉल्यूशन को इन टोटलिटी में देखें, रादर देन इन आइसोलेशन, नहीं तो वो होगा नहीं। यही एक फिलॉसफी है इस इनिशिएटिव की, कि हम अपने आसपास के वातावरण को सस्टेनेबल वे में यूज़ करते हुए खाने पीने की चीज़ों को नेचुरली ग्रो करें, कंज्यूम करें, और ऐसे कॉन्शियस कंज्यूमर्स को जोड़ें, उनके साथ एक ग्रुप बनाएं और एक फोर्स की तरह निकल करके सामने आए, अ, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, कॉमर्शियल मेथड्स हैं, उसको चैलेंज करें और पुराने हमारे जो तरीके थे उन पर हम वापस जा पाएं। ये सोच है। अब हमने शुरुआत तो की है, अब देखते हैं कैसे ये ग्रो करता है हमारा एक्सपेरिमेंट, और किस डायरेक्शन में जाता है। और आप सभी की गुड विशेस, आप सभी का अ, आशीर्वाद चाहिए इसको आगे ले जाने के लिए, और सहयोग भी चाहिए। With these words, I would like to thank everyone for coming and attending this session. And I will hand over the session to Dumesh again. Dumesh, thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत ही अच्छा विजन सर ने यहाँ पे रखा इस इनिशिएटिव के पीछे, द गुड अर्थ। और इस इनिशिएटिव के पीछे जो उद्देश्य है, निश्चय ही यह उद्देश्य न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उन किसानों के लिए भी जो आज इस प्रतियोगिता के दौर पे या फिर ये कहे कंपटीशन के माहौल पे कहीं ना कहीं पिछड़ते जा रहे हैं, उनके लिए भी एक सहारा है। और निश्चय ही जब हम उनको साथ लेके चलेंगे तो हम अपने आप का भी ध्यान रख पाएंगे और उनकी प्रॉब्लम भी हम दूर कर पाएंगे, समस्या दूर कर पाएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जनसंख्या हमारे हाथ में नहीं है और इसके साथ साथ कई समस्याएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है, जिन समस्याओं का निवारण हम अपने आसपास के व्यवहार, अपने खान पान का ध्यान रखकर कर सकते हैं, तो हम इनको अपने आप में ढालें। और यही एक उद्देश्य और यही एक विचारधारा हमारे इस गुड अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा सर ने बताया, अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो बिल्कुल आप हमारे सेशन के अंत में एक क्वेरी सेशन है, उसमें आप उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। इस गुड अर्थ, द गुड अर्थ, इसके ऊपर और इसके रोड मैप क्या हैं, इसके रोड मैप कैसे वर्क करेंगे, इसके ऊपर अपनी बात रखने के लिए और रोड मैप के बारे में बताने के लिए मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर सार्थक गुप्ता को। सार्थक जी, प्लीज। ठीक है, आई विल शेयर माय स्क्रीन, उसके बाद हम चालू करते हैं। ओके ओके ओके। विजिबल है ना? जी, और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप बारिश से आपके ऊपर ज़्यादा असर ना हो रहा हो।
तो गुड अर्थ के रोड मैप के बारे में मैं थोड़ी बात करूंगा। सर ने जैसा बताया कि ये इनिशिएटिव है ताकि हम अच्छे कंज्यूमर्स बने, हम अपने आसपास के फार्मर्स को प्रेरित करें कि हमें अच्छा नेचुरली ग्रोन फूड प्रोवाइड करें, एंड अगर पॉसिबल हो इस इनिशिएटिव को आगे ले जाकर दूसरे जगहों में भी रखा जाए। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि हमें अपने पुराने नेचुरल मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड खाने बनाने की प्रक्रियाओं को वापस लाना है। हमें ऐसी एक कम्युनिटी बनानी है जो कि ख्याल रखे कि हम क्या खा रहे हैं, बिकॉज वॉट वी ईट इज वॉट वी बिकम, एटलीस्ट फिजिकली और मेंटली भी। हमारे हार्मोनल सिस्टम्स, हमारे सारे बैलेंस और होम्योस्टेसिस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो इसी पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड लास्टली इसका एम ये है कि एक ऐसा मॉडल बन जाए जो कि इन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता रहे, जो एंड एक लिंक बन जाए बिटवीन द कॉन्शियस कंज्यूमर्स, द स्मॉल फार्मर्स जो कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ चले जाएंगे, एंड ऐसे एक्सपर्ट्स को भी लाया जाए जो कि इन मेथड्स के बारे में काफ़ी अच्छा जानते हैं और हमें इसके बारे में सिखा सकते हैं। तो स्टेज 1 इज़ द कम्युनिटी नेटवर्क डेवलपमेंट, जो कि 6 से 12 महीने तक चलेगा। सबसे पहले हम आप सबके सामने ऐसे फैक्ट्स एंड आर्टिकल्स लाएंगे जो कि बताएंगे कि कॉन्शियस कंजम्पशन क्या होता है। Then the next point is supplying our community of conscious consumers with a complete basket of fruits and vegetables from the best possible sources। यानी अभी हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स के कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू हम जितने प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, जैसे अभी कुछ लोगों के यहाँ चंद्राकर फार्म से कुछ बहुत अच्छे आम आए थे। अब कुछ दिनों में प्लान है कि SRT फार्म्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनके थ्रू भी ऐसी ऐसी चीज़ें आए, वो दूध भी प्रोवाइड करने का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। तो ये हमारे बास्केट का एक छोटा पार्ट होगा जिससे हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस अपने कंज्यूमर्स के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। बट कंप्लीट बास्केट प्रोवाइड करने के लिए हमारा प्लान ये है कि हमारे विलेज मार्केट जहाँ पे हम लोकेटेड हैं वहाँ से सोर्स करें, एंड लोकल मार्केट जो जहाँ से हम लोग अपने पूरे बास्केट को प्रिपेयर करके आपके यहाँ पहुँचाएंगे। देन जैसा कि प्लान है कि धीरे धीरे हम अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बढ़ाएंगे, बिकॉज एज वी नो रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। ये प्रक्रिया धीरे होगी बट प्रोग्रेस ज़रूर रहेगा कि हम लोग धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कि हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा अपने इनटेक में रखने चाहिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड ये लाइन जो मैंने लास्ट में रखी है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच स्टेप एंड स्टेज, फीडबैक। आपसे हम कंटिन्यूसली पूछते रहेंगे कि आपके इस चीज़ को खाने से आपके डेली इनटेक में इसको लाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या चेंज आया, और अगर हम कुछ बेटर कर सकते हैं। बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी भी अपने नेसेंट स्टेजेस में है, तो चेंज की बहुत स्कोप है, एंड बेहतर होने का तो हमेशा ही है। तो जैसा कि हम लोग बोल रहे थे कि 6 से 12 महीने के बाद फिर एक स्टेज 2 आएगा, विच इज़ डेवलपिंग अ सस्टेनेबल सिस्टम ऑफ फार्मिंग। हम धीरे धीरे अपने बास्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा लाते जाएंगे एज वी कम इन कॉन्टैक्ट विद मोर ऑर्गेनिक फार्मर्स जो कि हमारे आसपास हैं। देन इसके बाद का स्टेप होगा कि हमारे जो कम्युनिटी ऑफ कंज्यूमर्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। हो सकता है कि हम आप लोगों को बताएं कि आप अपने किचन गार्डन्स बनाना चालू कर दें जिसमें आप बहुत अच्छे केले उगा सकते हैं, बहुत अच्छे सब्जियां उगा सकते हैं। एंड दिस हैज़ बीन हैपनिंग इन भिलाई, ऐसा नहीं कि किसी और ने ये किया नहीं है, बट इसको एक मेजॉरिटी प्रैक्टिस बनाना जिसके थ्रू आपका खुद का एक अपना प्रोड्यूस हो, और अगर इतनी अच्छी फसल उग जाए तो आप दूसरे कम्युनिटी मेम्बर्स के साथ भी अपनी प्रोड्यूस शेयर करेंगे। थर्ड स्टेप, ट्रेनिंग स्मॉल फार्मर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल क्रॉप्स। यहाँ हमारे दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बहुत ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास 2-3 एकड़ की ज़मीन है और इनका इनकम 50 से 60 हज़ार से ज़्यादा होता नहीं है। इसके कई रीजंस होते हैं। 50 से 60 हज़ार पर एकड़, आई एम सॉरी अबाउट दैट। इसके कई रीजंस होते हैं, जैसे अभी बारिश हो गई, बदलते मौसम, उनको सब्सिडी बहुत अच्छी ना मिलना, वगैरह वगैरह। तो इसकी वजह से वो मोस्टली कैश क्रॉप्स के लिए चले जाते हैं, एंड क्योंकि उसमें सब्सिडी इंश्योर्ड एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से तो वो क्वालिटी पे उतना ध्यान नहीं देते, बस ये देखते हैं कि फसल का वॉल्यूम कितना है। चेंज करना चाहते हैं ताकि हमारे आसपास के स्मॉल फार्मर्स ऐसे फसल उगाए जिसको हम लोग खुद कंज्यूम करें एंड अपने आसपास में शेयर भी करें। तो इन तीनों स्टेप्स के थ्रू टारगेट ये रहेगा कि ये सिस्टम जिसमें हम लोकल फार्मर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए एनकरेज करें, अपनी कम्युनिटी में ऑर्गेनिक कंजम्पशन बढ़ाएं, इसके थ्रू ये सिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। इस सब के बीच में जो
what is at the heart of everything natural and authentic is the देसी काव. देसी काव और आपके जो HF एंड जर्सी जो बाहर की नस्लें हैं उनके बीच में फर्क ये है कि आप देखेंगे तो देसी काव का जो कुमड़ा होता है दैट इज वेरी वेल डिफाइंड, आपको ऊंचा दिखेगा एंड यही उनकी पहचान होती है. देसी काव के बीच में आपकी आती हैं साहीवाल आ गई जो कि हरियाणा और पंजाब के साइड जाती है, गिर होती है, अपने छत्तीसगढ़ की भी एक देसी नस्ल है जो कम मिलती है पर है जरूर, हर स्टेट के अपने आसपास में एक देसी नस्ल है. इन सभी काउस का जो चीफ प्रोडक्ट है दैट इज द A2 मिल्क. A2 मिल्क की खासियत यह है कि उसमें फैट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है एंड इट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट. इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में बहुत डिस्टर्बेंसेस पैदा नहीं करता एंड आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है. सेकेंड पॉइंट इज इन गायों का जो अपना काउ डंग होता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना के अपनी ज़मीन में अगर डालें उससे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सकता है एंड उससे ज़मीन धीरे धीरे जो नेचुरली उपजाऊ बन जाती है. दैट कैन हैपन अगेन वेदर आपका गार्डन में हो या फिर आपकी क्रॉप्स में भी हो, बड़े फार्म्स या छोटे फार्म्स. वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि वाइडली डिस्कस नहीं है. आई स्टिल डोंट नो व्हाई. तो सिंस हमारी देसी काउ इस पूरे सिस्टम के हार्ट पे आती है तो उसको मेंटेन करना विद प्रॉपर फीडिंग एंड ब्रीडिंग विल बी की. एंड अगेन सिंस मैंने बोला कि ये पॉइंट हर स्लाइड में रहेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच स्टेप एंड स्टेज इज फीडबैक. स्टेज 2 का टारगेट है कि ये 2 से 3 साल में हमारे आसपास के फार्मर्स को ऐसे डेवलप कर दिया जाए जिसके थ्रू एक सेटल्ड एंड नॉलेज नेटवर्क बन जाए कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का. फिर उसके बाद की बात होगी कि हम अपने फार्मर्स को और रिस्क लेने के लिए encourage करें कि आप एग्जॉटिक क्रॉप्स भी उगा सकते हैं, जैसे आपका जुकीनी हो गया, लेट्यूस हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब छत्तीसगढ़ में उगाए जा सकते हैं. हम एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है जो कि कुछ महीनों में क्रॉप्स के लिए थोड़ा डेट्रीमेंटल भी होता है बट आपको सेम टाइम पे अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि आप 6 महीने एक सर्टेन टाइप ऑफ क्रॉप उगाए नेचुरली, तो अगले 6 महीने में आप एक पूरी अलग क्रॉप उगा सकते हैं which offers the opportunity of growing almost anything in this state. Then ऐसे फार्मर्स को रिस्क लेने के लिए उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि हम उनको फाइनेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करें. सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि हम उनको प्रॉपर नॉलेज एंड टूल्स दें so that they can grow these kind of crops by themselves and organically, most important. तो इस पूरे स्टेप का लास्ट पार्ट होगा कि एवरी पार्टिसिपेंट चाहे वो एज अ फार्मर हो या एज अ कंज्यूमर हो is able to contribute to the community's growth efficiently and sustainably. इस सिस्टम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है अराउंड द डिस्ट्रिक्ट एंड फीडबैक इज की. एंड द लास्ट स्टेज जो कि इस पूरे 7-8 साल के प्रोसेस के बाद आएगा दैट इट इज टू मेक द ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव इनटू अ मूवमेंट. अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो हम इस मॉडल को स्केल अप करना चाहेंगे थ्रू की इंडिविजुअल्स एंड पार्टिसिपेंट्स around different areas in India, not India maybe but Chhattisgarh first, India later, and उनको knowledge दें, उनको support provide करें and उनको guidance दें ताकि ये community जैसे यहाँ पे छोटा सा start लेके बड़ा होने का potential है वो उनके area में भी हो. In short, ये एक ऐसा collaborative effort है जिससे natural farming वापस आएगी through efficiency, knowledge and conscious consumerism. अब इस ये एक स्लाइड इस सबसे थोड़ा अलग है. ये पूरे प्रोसेस के पीछे की मेरी फिलॉसफी है कि मैं क्यों सोचता हूँ कि गुड अर्थ इनिशिएटिव इम्पोर्टेंट क्यों है. ये एक किताब है बाय E.F. शूमाकर. ही इज अ वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट. उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी थी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल. उसका एक चैप्टर है ये पीस एंड परमानेंस करके. एंड मैं ये पूरा चैप्टर आपको अगर इसके बारे में बताने की कोशिश करी तो हमारा पूरा समय निकल जाएगा, तो वो मैं नहीं करूँगा. पर उसका एक छोटा सा पार्ट उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कुछ कम शब्दों में जो मेरे साथ आज तक रही है. that what humanity really needs from science and technology are methods and equipments which are cheap enough that they're accessible to virtually anyone. ऐसे methods और ऐसे equipment जो कि हम सभी यूज कर सके, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो या फिर वो हमारा गरीब से गरीब फार्मर हो. सेकेंड, इट शुड बी सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन. इसका रीजन ये होता है कि आप अगर सोचें तो स्मॉल सेटअप्स एनवायरनमेंट के लिए उतने डिट्रीमेंटल नहीं होते जितने बड़े सेटअप्स होते हैं. आप सोचिए कि
खाना बनाने के लिए अगर आपने एक बारबेक्यू लगाया, सर्टनली थोड़ा पोल्यूशन होगा, बट द एनवायरनमेंट कैन कोप विद इट बिकॉज उसके अपने रिस्टोरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं। बट वहीं अगर आपके बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं तो उसके साथ एनवायरनमेंट स्ट्रगल करता है। हम दिल्ली में देखते ही हैं कि वहाँ पे जो इतना बड़ा स्मॉग एंड एवरीथिंग है अपने गाड़ियों की वजह से होता है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं। सो इट इज़ अ सिटी जहाँ पे नेचुरल बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो गया है एंड नॉट इन द गुड डायरेक्शन। इसीलिए स्मॉल स्केल एप्लीकेशन इज द बेस्ट वे टू मेंटेन होम्योस्टेसिस विद नेचर। एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट all these methods and equipment should be compatible with man's need of creativity। अब कोई आपके हाथ में ऐसी मशीन दे दे जिससे आप फल एक बटन से उगा सक फल और सब्जी एक बटन से उगा सकें, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट बाद में आप अपनी कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे ना इस पूरे प्रोसेस में। क्योंकि आप अगर एक दिन बटन उगा के सब्जी उगा सकते हो तो कोई दूसरा भी उगा सकता है। तो मशीनें बहुत एडवांस हों ये ज़रूरी नहीं। आदमी अकेला बहुत है कि वो बिना मशीन के भी काम कर सकता है, बट अगर ये मशीनें उसको हेल्प करें टू मेक द प्रोसेस बेटर, फास्टर, मोर एफिशिएंट, देन डेफिनेटली हम इनको यूज़ करना चाहेंगे। अब ये गुड अर्थ में कैसे फिट होता है मुझे पता नहीं, बट मेरे को पता है कि ये पूरी फिलॉसफी इस पूरे प्रोसेस के पीछे बहुत अच्छे से फिट होती है। एंड हम कोशिश करेंगे कि ये कम्युनिटी में जब भी कोई डेवलपमेंट एंड साइंटिफिक नॉलेज की बात हो, ये कोर थॉट हमारे पास रहे। चलिए, तो हमने अपने प्रोजेक्ट के रोड मैप की बात कर लिया। डोमेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सार्थक सर। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमें समझाने की कोशिश की, और ये हमने बहुत कुछ समझा कि किस तरीके से हमारी जो गुड अर्थ जो हमारा वर्क करेगा, या फिर इसका जो रोड मैप है। और निश्चय ही जैसा हाँ सार्थक सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी से हमको जो चीजें मिलती है, बिल्कुल वो चीजें इतनी सरल तो होती है, लेकिन वही सरलता किसी और के लिए भी होती है। लेकिन क्या ये सरलता हमारे जीवन में उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो नेचुरल चीजें हैं उनको भूलते जाएं और सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी के बलबूते पर ही जिंदगी जीते रहें? तो निश्चय ही आज हम इस सिरे पे खड़े हुए हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बिल्कुल प्रकृति के साथ जुड़े रहना और प्रकृति के साथ रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है अपने जीवन को सरलता से और सही तरीके से जीने की। और इसी के एक उद्देश्य के साथ आज हम बढ़ रहे हैं और इसी के ऊपर बात रख रहे हैं। जैसे सार्थक सर ने बताया कि ये एक लंबा विजन है हमारे पास। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और ये गुड अर्थ जो टीम है, ये जो सोच कर आगे बढ़ रहे हैं, ये पहल निश्चय ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद में इसके ऑपरेशंस के ऊपर डिस्कस करने के लिए, ऑपरेशंस के क्या व्यूज हैं और क्या पॉइंट्स हैं ऑपरेशंस के, इसके बारे में बात रखने के लिए मैं प्रिज्म ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर मिसेस ख्याति साहू मैम को इनवाइट करूंगा। मैम प्लीज। थैंक यू डोमेश। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल मैम, क्लियर आपकी आवाज। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड अर्थ टीम की ओर से मैं इस वर्चुअल इनॉग्रल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। अभी आप लोगों ने हमारे चेयरमैन श्री रुपेश गुप्ता सर से जाना कि हमारी इस पूरे नए वेंचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मोटो क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात हम क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। बहुत सारे लोग मैं ऐसा मानती हूँ कि आजकल इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, अच्छी चीजों के लिए खोजते हैं, उसको यूज करना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ कंस्टेंट उनके आ जाते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, या समय की कमी, या टीम नहीं होना। तो इस सब में हम अपने आप को लकी मानते हैं कि जिस तरह से के माहौल में, जिस तरह के एरिया में हमने अपना कॉलेज स्टार्ट किया, आसपास के लोगों के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिली और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरी बहुत अच्छी गुड अर्थ की टीम, हमारी कुछ 15-18 लोगों की टीम है,
जो कि पिछले, जैसा सर ने बताया, 15 दिन से इस काम में लगी हुई है कि हम किस तरह से इस काम को धीरे धीरे सही तरीके से प्रॉपर वे में आगे लेके जाएंगे। बहुत ही एजुकेटेड और नॉलेजेबल एक्सपर्ट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही यंग टीम है, एनर्जेटिक टीम है। मैं थोड़ा सा बस आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगी कि इस पूरे होल वेंचर को, कि स्टार्ट जो हम आज एक छोटा सा स्टेप इसमें आगे ले रहे हैं, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा मैंने बताया कि हमारी टीम है कुछ 15-18 लोगों की, जिसको कि हमने 3-4 टीम, अलग अलग 3-4 लोगों की टीम में उसको डिवाइड किया। एक टीम है जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हम देना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक है या बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, हम अपने कस्टमर, अपने मेंबर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम ये कहाँ से प्रोक्योर करेंगे? इसके लिए हम खुद अपने यहाँ के लोकल मार्केट का हम लोगों ने सर्वे किया, यहाँ की आसपास के बाड़ियों का हमने सर्वे किया, हम लोग अपने आसपास के एरिया के फार्म विजिट किए, कुछ फार्म की विजिट की पिक भी हमने अपने गुड अर्थ ग्रुप में शेयर भी की थी। वहां जाके हमने खुद जानने की कोशिश की कि एक्चुअल नेचुरल फार्मिंग होती क्या है, कैसे होती है, वो क्या फ्रूट्स उसके लिए उसमें ग्रो कर रहे हैं, क्या वेजिटेबल्स उसमें ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या उसका प्रोसीजर है। एंड इसके बाद वो फार्म में जाके हमने ये भी देखा कि वो मिल्क क्यों, जैसा कि सार्थक ने बताया कि A2 मिल्क, A1 मिल्क, तो हमने ये डिफरेंस भी हमने जानने की कोशिश करी कि क्या होता है, A2 मिल्क क्या है, A1 मिल्क क्या है, ताकि हम समझे और हम अपने जो मेंबर हैं हम उनको सही तरीके से गाइड कर सकें। आजकल सभी लोग इस तरह के हेल्थ टॉक और हेल्थ एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं। बहुत कोरोना टाइम के बाद इस तरह की टॉक और इस तरह के बातें, आर्टिकल सब आने लगे हैं। एक कॉमन चीज जो हर कोई हेल्थ एक्सपर्ट अपने उसमें बोलता है कि आप वो खाएं जो आपके दादा दादी या नाना नानी खाते थे, वो सबसे हेल्दी होता है। ठीक है, हम तो खाना चाहते हैं, पर ये हमें मिलेगा कहाँ? हमारे दादा दादी नाना नानी ये पेस्टिसाइड, ये केमिकल्स वाला फूड नहीं खाते थे। तो इसी को आगे लेते हुए हमने इसको स्टार्ट किया। हम लोगों ने विजिट किया, सब्जी मंडी गए, फल कहाँ से लाना है, कैसे लेके आना है, और इन सब के बीच में बीइंग अ लेडी, वाइफ, मदर, एक गृहिणी आप माने, तो मैं ये सबके तरफ से, एक हर लेडीज की तरफ से मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमारे एक बहुत कंसर्न रहता है कि मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हेल्दी फूड खिलाऊं। तो इसमें मैं इन्वॉल्व हुई कि मैं देखूंगी किस तरह का फूड आ रहा है, किस तरह की क्वालिटी है, कैसे मेंटेन होगा। तो हमारे यहाँ मॉर्निंग में एक टीम जाएगी जो पूरा सामान लिस्ट वाइज अपना प्रोक्योर करके लेके आएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम ये सारा कुछ अपने कैंपस में ही कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी जो कि हमारी टीम के सुपरविजन में होगा। मेरा पूरा टाइम वहां पे जाता है, मॉर्निंग 9 to 5, वो पूरे मेरे सुपरविजन में होगा, मेरे सर के, कि हाँ किस क्वालिटी का सामान आ रहा है, उसको कैसे मैं क्लीन करा रही हूँ, क्वालिटी वाइज उसको अलग करा रही हूँ, साफ करके और तरीके से पैकिंग करके, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मोस्टली आजकल की लेडीज वर्किंग है, और जिस तरह से मैं चाहती हूँ कि मुझे सब्जियां मिले और साफ हो, बहुत क्लीन हो, क्वालिटी अच्छी हो, नीटली पैक हो, ताकि वो जैसे आए मैं उसको इजीली फ्रिज में ले जाके रख दूँ, मुझे ज्यादा उसको साफ सफाई और ये सब की मेहनत से बचना पड़े। तो हम इस पे भी इसका भी ध्यान रखेंगे कि हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, वो उनको ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। हम पूरा उनको क्लीन करके, साफ करके, प्रॉपरली पैक करके और उनको डिलीवर करें। समय हमने इसीलिए ऐसा चूज किया है कि हम
दोपहर को 12 बजे तक ऑर्डर लेंगे सेम डे डिलीवरी के लिए, और 12 के बाद जो भी ऑर्डर होंगे वो हम नेक्स्ट डे डिलीवर करेंगे। डिलीवरी का टाइम हम लोगों ने यही सोचा है कि 3 बजे से शाम को 7-8 के बीच में हम जो भी हमारे पास ऑर्डर आएंगे हम उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। इनिशियली अभी तो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, पर धीरे से कुछ दिनों के बाद हम इसमें मिल्क भी ऐड करेंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी की है, आसपास के जो मिल्क फार्मर हैं उनसे जाके मिले हैं। तो इसमें हम आप लोगों को दोनों ही तरह का मिल्क प्रोवाइड करेंगे, A2B एंड A1 भी। आप दोनों मिल्क यूज करके देखिए एंड उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि दोनों में फर्क क्या है, और जो आप लेना चाहें वो आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगा। अभी हम अपने इस एक्टिविटी को तालपुरी A ब्लॉक, तालपुरी B ब्लॉक, सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 तक ही इसको सीमित रखना है। मे भी मुझे लगता है 15-20 दिन हम अभी पहले इस एरिया को कैटर करेंगे, डिलीवर करेंगे उसमें, एंड जैसे जैसे हमारा सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा तो हम इसके बाद नेहरू नगर, सूर्य विहार और दूसरे एरियाज को भी कवर करेंगे। ये जो ग्रुप हम लोगों ने गुड अर्थ का बनाया है, ये हमने बहुत ही क्लोज नेट ग्रुप है हमारा, जिसमें हमने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को जोड़ा है। जैसा कि मैं जानती हूँ हर कोई किसी ना किसी तरह का कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक या हेल्दी फूड कहीं ना कहीं से लेके आके उसको यूज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को बोलूंगी कि अगर इस तरह का कुछ हेल्दी, कुछ स्पेशल, कुछ खास आइटम है, फूड आइटम है, तो आप जरूर हमारे इस ग्रुप के माध्यम से और भी दूसरे लोगों तक पहुंचाने का व्यवस्था की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे ग्रुप के हैं अजीत सिंह सर, उन्होंने बोला कि मेरे एक फ्रेंड हैं, वो अनपॉलिश्ड राइस सप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने उसका ध्यान रखा, हमने उनसे लिया और जितने भी ऑर्डर आए हमने उसको उन तक पहुंचाया। इन सब चीज में हम जो एक बात ध्यान में रखते हैं वो है क्वालिटी। वो क्वालिटी पहले हम टेस्ट करते हैं, अगर हम सेटिस्फाइड हैं तभी हम उसको आगे अपने मेंबर्स तक उसको पहुंचाएंगे। जैसे मैं राइस का ही एग्जांपल लूं, तो जब वो राइस आया तो मैंने, सर ने, हम लोगों ने 2-4 जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं हमने उसको बनाया, उसको देखा, और जब हम सेटिस्फाइड हुए तभी हमने इसको आगे अपने मेंबर्स तक सप्लाई किया। वैसे ही फ्रूट्स को लीजिए, उन्होंने बोला कि नहीं यहाँ से रत्नागिरी के ये फ्रूट आ रहे हैं, तो हापुस आम वहां से आ रहा है। तो पहले हमने खुद देखा, हमने टेस्ट किया और सेटिस्फाइड हुए तभी हमने उसको आगे अपने मेंबर्स तक सप्लाई किया। तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर ये ग्रुप तो हमने कुछ लोगों से स्टार्ट किया, हमने ग्रुप ज्वाइन भेजा, और धीरे धीरे जब हमारे मेंबर्स हमारी सर्विस से इससे सेटिस्फाइड होंगे तो वो खुद ही और भी लोगों को सजेस्ट करेंगे और भी लोगों को बताएंगे कि हाँ इस तरह का एक कुछ इनिशिएटिव है, और वो भी धीरे धीरे करके इस ग्रुप में जुड़ते जाएंगे। इन सब के बीच में जो सबसे बड़ी रखने की बात है वो है क्वालिटी, कि क्वालिटी हम लोग इंश्योर करें, ऑर्गेनिक फूड को और ज्यादा इंट्रोड्यूस करें। इसके लिए हम लोग आसपास के जैसे संतोष फार्म आपने सुना होगा, उनकी एक फ्रेंचाइजी है सेक्टर 10 में, काफी सारे ऑर्गेनिक फूड वो वहां से देते हैं।
पर कई बार क्या होता है कि अब हमको वहां जाना होगा, कई बार जाना नहीं होता, सेक्टर 10 है, इधर है, आने जाने का प्रॉब्लम, लाने का तकलीफ, तो हम इस तरह की चीजें इधर उधर से प्रिक्योर करके और एक बास्केट, फुल बास्केट आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपकी उस बास्केट में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या इस तरह के कुछ ऑर्गेनिक गुड़ है, ऑर्गेनिक शहद है, कुछ राइस है, और इस तरह की चीजें एक फुल बास्केट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो गुड अर्थ का यही मोटो है, और इस सब में मैं और मेरी टीम आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की गुड विशेस चाहती हूँ, आप लोगों से सजेशंस चाहती हूँ कि इस सब में और आप क्या हमें सजेस्ट करेंगे। हमारी अगर कोई कमी है और आप उसको नोटिस करते हैं तो जरूर हमें बताएं, अपने फीडबैक हमें दें, ताकि हम और बेहतर से बेहतर बन सके और हेल्दी चीजें ना सिर्फ अपने अपने दूसरे लोगों, अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स तक इसको पहुंचाए। थैंक यू। ओवर टू यू दुमेश। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसा मैम ने बताया कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इस इनिशिएटिव के पीछे और इस इनिशिएटिव के साथ, वो है क्वालिटी। जो भी फूड कंटेन्स हैं, जो भी फूड है, चाहे वो हमारे ग्रोसरी आइटम से रिलेट करें या फ्रूट आइटम से, बिल्कुल क्वालिटी की जो सबसे पहली इंश्योरिटी है वो हम पहले रखते हैं। और जब हम खुद सेटिस्फाइड हो जाते हैं, हमारी टीम पूरी सेटिस्फाइड हो जाती है, उसके बाद ही हम उस पर डिलीवरी की बात आती है। तो क्वालिटी जो है वो सबसे की कंसेप्ट है हमारे लिए। और निश्चय ही इसके साथ ही हमने ये कंसेप्ट, जैसे ही हमने हमारे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ द गुड अर्थ, इसके साथ ही एक हमने क्वालिटी टर्म लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, और इसके साथ कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं की जाती। तो जैसा मैम ने बताया, और सार्थक सर ने और रुपेश कुमार गुप्ता सर ने आज हमें जो बताया, उस इस इनिशिएटिव के उद्देश्य, रोड मैप और इसके ऑपरेशंस के ऊपर मैं आप सभी से आ, निवेदन करता हूं कि आप किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस गुड अर्थ इनिशिएटिव, प्लीज आप इसी फोरम में हमारे समक्ष भी रखें, ताकि हम अपने पैनल से अभी इसका सॉल्यूशन या फिर आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर कर सकें। आप में से किसी का भी अगर कोई प्रश्न है, प्लीज माइक ऑन करके आप अपने प्रश्न बिल्कुल यहाँ रख सकते हैं। जैसा तो कि सर एक ने चीज बताया। मैं ख्याति मैम के, हाँ बिल्कुल सर। जी सर। हाँ जी सर। मैं ख्याति मैम के जो डिस्कशन था उसी में ऐड कर रहा हूँ जी। कि हम लोग कल से अब इसका रेगुलर ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल और बिल्कुल। ऑर्डर लेना शुरू करेंगे अपने जो भी मेंबर्स हैं उनसे। और अ, जो भी कैटलॉग है हमारे प्रोडक्ट्स का, वो अभी ग्रुप में डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद कल पूरा दिन है और परसों 12 बजे तक जो ऑर्डर आएंगे उनको हम ट्यूसडे फर्स्ट सप्लाई करेंगे। तो एंड उसके बाद ये पूरे वीक के 6 दिन तक सप्लाई रहेगी, एक्सेप्ट संडे। संडे एक दिन हम लोग ब्रेक लेंगे, टीम को ब्रेक देंगे, और उस दिन मार्केट भी बंद रहता है। अभी लॉकडाउन के कारण संडे पूरा ब्लॉक है, और अदरवाइज ऑल 6 days दिस सर्विस विल रिज्यूम। तो इसको शुरुआत करेंगे, बस इस तरह से है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं ग्रुप में देख रहा था बहुत दूर से भी लोग जुड़े हैं, मेरे कॉलेज टाइम के दोस्त हैं। सत्या वो भी जुड़े हुए हैं, संदीप जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों का सपोर्ट मिलता है। और मैं जानता हूँ ये लोग केवल सपोर्ट ही नहीं देंगे, ये बहुत अच्छे सजेशन भी देंगे, क्योंकि ये अपने अपने एरिया में, मुझे मालूम है, सैप के लिए बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं संदीप, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। और कभी भी हमारे मूवमेंट्स को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छी हेल्प वहाँ से मिलेगी। आज हालांकि हमारे साथ जुड़े नहीं है, लेकिन पूरे इस प्रोसेस में मैंने काफ़ी गाइडेंस ली है। मेरे एक फ्रेंड है रैबो बैंक में, ही इज़ डायरेक्टर एट दिल्ली, इट्स अ डेवलपमेंट बैंकिंग।
मैंने शुरू में सोचा था कि इसको एक कोऑपरेटिव की तरह रजिस्टर करें हम लोग, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, अभी ये संभव नहीं है। पहले हमको एक साइजेबल ग्रुप साइज तक पहुंचना है, देन ओनली दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इस तरह के बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों का हेल्प हमको आगे मिलने वाला है एज वी ग्रो। सो मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा संदीप को, सत्या को, टू कम एंड जॉइन दिस ग्रुप। प्रतीक भाई पहले से जुड़े हैं। सर कोई प्रश्न हो, क्वेरी? हाँ, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दिस इज नवेद फ्रॉम दिल्ली। जी जी। जस्ट हमारा एक एक्सपीरियंस है, हम जब मार्केट हाँ में जाते हैं एंड ऑन दैट शेल्फ जहाँ पे ये सामान रखे होते हैं, they are हाँ expensive than the normal ones. Now there are two things जो मैं अभी सुन रहा था, एक fertilizer and pesticides. And by its nature, जैसे आपने बोला कि एग्रीकल्चर बहुत ही हाई रिस्क बिजनेस होता है फार्मर्स के लिए, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेस्टिसाइड्स डेवलप हुए सो दैट यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ टोटल लॉस ऑफ क्रॉप। और अगर मल्टीपल्स बढ़ाने हैं, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी या जो भी कारण था, फर्टिलाइजर्स का एडवेंट हुआ और वो आए और उन्हें कन्वर्जन, टर्न अराउंड फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, मल्टीपल्स बढ़ाए धीरे धीरे। नाउ अगर ये जो स्पेशल सीड्स जो बोलते हैं हम ऑर्गेनिक के लिए, ये इनके डीएनए में या ऐसा कुछ चेंज कर देती हैं जो पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस कर देती हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग बाय इट्स नेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, तो एक वो खर्चा भी कम हो जाता है। तो ये महंगे क्यों होते हैं मार्केट में? ये लॉ ऑफ स्केसिटी के कारण है कि अभी कम उत्पाद है इनका, इसीलिए ये महंगे हैं? द क्वेश्चन इज, ये महंगा क्यों है? ये महंगा क्यों है? मुझे, जो मेरा छोटा सा रिसर्च है इस फील्ड में, मैंने देखा कि नॉर्मल जो कॉमर्शियल मेथड्स हैं फार्मिंग के, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है। और अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स में जाते हैं, नेचुरल मेथड्स में जाते हैं, तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। और दूसरा, इनके चैन इतने एफिशिएंटली डेवलप नहीं है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी इसको महंगा कर देती है। तो मुझे लगता है रिड्यूस्ड प्रोडक्शन प्लस ट्रांसपोर्टेशन और स्पेशल मेथड्स ऑफ मेकिंग देम अवेलेबल टू द कंज्यूमर, वो एक बहुत बड़ा रीजन है उसको थोड़ा महंगा करने का। प्लस मुझे लगता है कुछ मार्केटिंग और इस तरह की कॉस्ट भी उसको महंगा करती है। बट अगर ये लोकल लेवल पे हो रहा है तो जाते मेरे हैं। पास तो ये खर्चे नहीं होंगे मुझे, जैसे आप वहाँ पे हमारे यहाँ लोकल एरिया में करने वाले हैं, यू आर नॉट गोइंग। हाँ, तो क्योंकि हम लोग मेरे इसको बहुत ही क्लोज सर्कल में कर रहे हैं और एक जी ट्रस्ट पर ज्यादा कर रहे हैं, तो ये सब खर्चे जब कम होंगे तो ऑब्वियसली ये चीजें अफोर्डेबल बहुत ज्यादा हो जाएंगी। मुझे लगता है कि एट पार कॉस्ट में ही मिल जाएंगे राधा। हाँ, मैं यही पूछना चाहता था कि मैं मेरा जो कंजम्पशन बास्केट है एक हफ्ते का, उसमें जब मैं मार्केट से खरीदूं और जब आपके फार्म से मैं मेंबर बन गया और आपके फार्म से मेरे पास आने लगा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अगले 6 महीने में कि मेरा किस टाइप का इन्फ्लेशन होगा, या शुरू के दिनों में होगा, बाद में एट पार हो जाएगा, या यानी मैं उस क्वालिटी के लिए ये करना चाहता हूँ? कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा। रादर मैं बताऊं पर्सनली, मैं जैसे अपने घर के कंजम्पशन के लिए कॉलेज में ही कुछ जमीन पर खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, सब्जियां उगाते हैं। दूध हमारा खुद का अपने बाड़ी से ही आता है, अपनी गायों से आता है। क्वालिटी जो डिफरेंस आता है वो इतना सिग्निफिकेंट है। जो पपीता मैं बाड़ी से मंगा के यूज़ करता हूँ, मेरे स्टाफ से कई बार आता है, और जो पपीता मैं मार्केट से खरीदता हूँ, बहुत डिफरेंस। जो कुमड़ा, जो लौकी, जो पालक, इस तरह की चीज़ें, और इवन दूध का टेस्ट बहुत डिफरेंस लाता है। एंड कॉस्ट वाइज मैं देखता हूँ इट इज़ नॉट कॉस्टली, क्योंकि हम उसमें बहुत सारे लोगों को हटा दे रहे हैं, डायरेक्टली वो हम फार्म से ले रहे हैं। रादर फार्मर खुश होगा। मैं अगर एक साल डाउन द लाइन देखूं कि जब हमारे पास 200, 250, 300, 400 मेंबर जुड़े होंगे, तो वो खुद अपनी बाड़ी से सब्जी तोड़ करके मार्केट में बेचने की जगह हो सकता है हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उस पर ला के दे दें।
नहीं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे तो मुझे एक और चीज का ट्रस्ट है ना भाई, आज मेरे पास समय नहीं है, मैं जाके ये नहीं देख सकता कि कौन ऑर्गेनिक किस निकाल रहा मेथड है से कौन ग्रो नहीं कर रहा है, निकाल क्या रहा है। कर रहा हाँ, उसी का उसका आपने दायित्व संभाल लिया कि आप बोल रहे हैं कि मैं क्वालिटी प्रोड्यूस दे रहा हूँ, मैंने ये टीम लगाई है और मैं आपको इंश्योर करा रहा हूँ कि ये ऑर्गेनिक से है, एंड देन आप हमको ये भी बता रहे हो कि बाद में हम उस खेत में भी जाके देख सकते हैं कहाँ से क्या चीज आ रहा है। बट द बिल्कुल ओनली थिंग जो मेरे को आपने अभी जवाब दिया, क्योंकि ये अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस अलग है, हम जब जाके देखते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेटली महंगा होता है। अब आप हाँ, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका अगर उसका यही हमें रीजन भी मिलता कहने है से तो कुछ, फिर तो क्यों हाँ, नहीं शिफ्ट करेंगे। कुछ कुछ हद तक ना उसको जो हमने कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, बहुत फॉर्मल कर दिया है, उससे भी उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। सार्थक ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी, आई डोंट नो, मतलब मैं उसको समझ तो पा रहा हूँ, कितना समझा पाऊंगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। हम No, जब it चीजों को was very बड़ी सेटअप में significant. I करते think हैं, it's a very big, one of the best slides जो मैं देख रहा था, जो सार्थक जी ने प्रेजेंट किया, and I totally agree with it. तो वो उसके दिल से आ रहा था, एंड मैं और उसका एक बार डिस्कशन भी हुआ इस पर कि जब हम चीज़ों को बहुत बड़ा और फॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं, वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, कॉस्टली हो जाती हैं। एंड ये जब Okay. सीधे सीधे छोटे छोटे फॉर्म में चलता है, अब जैसे हमारा जो एक मॉडल सार्थक एक्सप्लेन कर रहा था, बट चूंकि समय भी कम था और एकदम से सब चीज़ें नहीं हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि 4-5 साल डाउन द लाइन हम जो 3-4 एकड़ का 5 एकड़ तक की जमीन वाला फार्मर है, उसको इस तरह के एक मॉडल टेस्ट करके दे दें और उसको ट्रेनिंग दे दें जिसमें हम उसको सपोर्ट भी दे पाएँ, जहाँ वो 10-15-20 गाय भी रख लेता है, उनका दूध से भी उसकी इनकम है, उसका गोबर और उसके मूत्र को वो यूज़ भी कर लेता है फॉर फार्मिंग एंड अदर थिंग, कंपोस्टिंग कर लेता है वहीं अपनी छोटी सी, और एक बाड़ी है या उसका कुछ एक एरिया है जिसमें वो धान सब्जी जो उसको उचित लगता है वो उगाता है। और इसमें क्या है, उसकी रिस्क भी बहुत कम हो जाती है। जैसे हमने देखा, एक क्रॉप पे हम डिपेंडेंट हैं, फेलियर होता है तो सब कुछ खराब हो जाता है। यहाँ क्या है, अगर उसको 10 गाय भी रहेंगी ना, तो गायों से ही इतना अपना आजीविका चला लेगा कि अगर सब्जी भाजी कभी खराब भी हो गई किसी कारण से तो वो उसको हैंडल कर सकता है। और चूंकि उसका अपना एरिया है, अपना खुद का छोटा सा एरिया है, वो बहुत लेबर पर डिपेंडेंट नहीं है इधर उधर, तो आप देखेंगे वो जो छोटा रूप है, जो छोटा मॉडल है, वो ज़्यादा पावरफुल एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से रहेगा, रादर देन एक 50 एकड़ का फार्म होगा जो जिस तरह से काम करेगा। No, thanक यू जी, तो हम बिकॉज ऐसे आप दो बिल्कुल सही फौज बोल बना रहे हैं। देंगे। हम्म, और वो जो छोटा सेटअप का सस्टेनेबिलिटी है, वो हम्म। गुड अर्थ से भी आ रही है, क्योंकि आप एक कैप्टिव कस्टमर बेस भी दे रहे हैं कि उसको ये सोचना नहीं पड़ रहा है कल को कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये दोनों साइड से लिंक हो रहा है। और इसमें कॉस्ट आप देखेंगे बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होगी। It will be almost at market, and it will be far superior. थैंक यू। That is what our intention is. बाकी तो भगवान है। थैंक यू सर, थैंक यू सुरेंद्र जी। और कोई क्वेश्चन हमारे बीच? एक या दो हम एक और क्वेश्चन लेंगे समय ध्यान रखते हुए, इसके बाद फिर हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। Hi, I'm हाँ, Khyati, Rupesh Hi. Bhaiya, Asim Bhaiya. Hi, the entire team of Good Earth. Congratulations on your launch today. Hi. Deepti Singh, friend of yours. And सुन के बहुत ही अच्छा है ये आपका initiative. And Rupesh Bhaiya, you're absolutely right. As much as we can keep it simple, उतना अच्छा रहेगा for the locals and local farmers and for all of us. मेरे ख्याल से महंगा तभी होता है जब इसकी खूब ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग होती है, पैकेजिंग होती है, राइट? सो यू आर डूइंग अवे विद ऑल दीज थिंग्स, सो इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। लुकिंग फॉरवर्ड टू जब आप नेहरू नगर में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। बहुत That's जल्दी it. करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे दीप्ति, जल्दी स्टार्ट Okay, करेंगे। Khyati, congratulations. I'm really happy on this थैंक यू initiative of डियर, yours. थैंक Thank यू, you. थैंक यू। और दीप्ति आपकी हेल्प भी लेंगे उसको करने में। Definitely. मैं बॉटनी एमएससी हूँ, you can take my help. बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, okay, thank you so much. थैंक यू।
और किसी के मन में कोई प्रश्न अगर आज के इस इनिशिएटिव के पीछे है तो बिल्कुल अपने समक्ष रखें। मुझे लगता है और प्रश्न भी हो सकते हैं, बट समय का ध्यान रखते हैं, और अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। सर, हम इसको ग्रुप में शेयर करवा लें, क्योंकि समय का ध्यान रखते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? बिल्कुल। तो इस कभी भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप ग्रुप में बिल्कुल इस सभी के समक्ष आपको प्रश्न को रख सकते हैं। सेशन को आगे बढ़ाते हुए, अंत की तरफ ले जाते हुए, मैं हम सबकी इंस्पायरेशनल और कहना चाहिए कि जिसको हम सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, वो तक थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मिसेस परामती मोहंती मैम। मैम प्लीज। मैम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर है मैम। हेलो। हाँ मैम, बिल्कुल क्लियर आ है, रही है, आपकी आपकी आवाज आवाज आ रही क्लियर है। है। हाँ, मेरी आवाज आ आ रही रही है है क्या? पारमिता, एकदम क्लियर है, आ रही है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एंड ये आज हम लोग जुड़े हैं, इस दिन से ये ग्रुप की शुरुआत हुई, और जैसे कि रुपेश ने बताया कि ये आइडिया कैसे और कहाँ से दिमाग में आ रहा था कि ऐसे कुछ किया जाए। पिछले 2-2.5 साल से हम लोगों ने अपने कॉलेज के कैंपस में थोड़ी सी ऑर्गेनिक खेती चालू करी है, एंड गाय भी रखे हुए हैं। तो नेचुरल फार्मिंग और काउ मिल्क, ये दोनों का क्या फायदा है वो हम लोग देख पा रहे हैं। काउ मिल्क जो है बहुत लाइट होती है और काफी एनर्जेटिक, उसका अपना एक स्वाद रहता है, उसमें कुछ शक्कर नहीं डालना पड़ता, वैसे ही मीठा लगता है। और नेचुरल, मेरे पास जो सब्जी तोड़ के आते हैं शाम को, मे बी उनका शेप एंड साइज वैसे एकदम परफेक्ट नहीं होता। लौकी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तोरई थोड़ी छोटी सी होती है, लेकिन उनकी टेस्ट मैं उसका क्या बताऊं। तो मुझे कभी लगता है कि मार्केट से जो चीजें हम लाते हैं उसमें कलर लगा रहता है, उसमें जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें काफी सारी पेस्टिसाइड्स जा चुकी होती हैं, तो उसमें वो टेस्ट आता ही नहीं। कभी मन करता था कि मेरी सब्जियों में मेरी माँ के हाथ का स्वाद क्यों नहीं आता, कि मेरी सासू माँ जो बनाती थी वो स्वाद क्यों नहीं आता, क्योंकि उस समय जो हम लोग खाते थे वो काफी नेचुरल होता था। और धीरे धीरे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो फार्मर भी क्या करे, वो भी पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, वो भी बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स यूज कर रहा है। तो उसमें वो दिखते तो बहुत बड़े बड़े हैं, उनपे कीट का प्रकोप नहीं होता, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं रहता। जो चीजें हम लोग गाय के गोबर से और उसके गौमूत्र से यूज करके जो चीज हमारे कॉलेज के कैंपस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको जब मैं घर में यूज करती हूँ तो उस सब्जियों का टेस्ट अलग होता है। तो हमको लगा क्यों ना हम ये चीज हमारे जो अपने हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उन तक भी पहुंचाएं। तो इसी एक सोच के साथ ये जो एक इनिशिएटिव है उसमें हमने अपने करीबी लोगों को जोड़ा, दोस्तों को जोड़ा, अपने फ्रेंड्स को जोड़ा, और देखते हैं धीरे धीरे ये बेबी स्टेप्स लेने लगा है गुड अर्थ। और देख के अच्छा लगता है कि आपने जो सोच रखी थी उसको लोग सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं देखती हूँ जो हम लोग अर्न करते हैं, जो हमारी इनकम है, उसका बहुत थोड़ा सा ही पोर्शन हम अपने खाने पीने पे खर्च करते हैं। यूं तो हम जाएंगे एक पिज्जा हट या केएफसी जाएंगे तो 1000-2000 रुपए की बिल आ जाएगा, उस पे हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे।
लेकिन हम जब सब्जी भाजी खरीदते हैं, हम लोग जब अपनी अनाज खरीदते हैं, वहां पे जरूर हम लोग मोल भाव करेंगे कि इस सब्जी का दाम इतना क्यों है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है। हम इतना अर्न करते हैं और हम अगर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है जिसको बनाने में, क्योंकि वो उसका डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है, इसलिए शायद उसका दाम थोड़ा ज्यादा है। और धीरे धीरे जैसे सब लोग उसको चाहने लगेंगे और फार्मर हमारे लिए ही उसको बनाने लगेगा, तो शायद उसका रेट कम हो जाएगा और उसका अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक गुड अर्थ की अच्छी इनिशिएटिव है। इसके पीछे की जो सोच है, उसकी टीम है, वो दिन रात लगी हुई है कि आप तक कुछ अच्छी चीजें पहुंचाएं। पिछले 2 हफ्तों में हमने जैसे मीठे आम आए थे चंद्राकर जी की फार्म से, उसका स्वाद लिया। और हमारे ग्रुप मेंबर ने ही उसमें अनपॉलिश्ड राइस का जिक्र किया, तो वो भी काफी लोगों तक पहुंचा और हम लोगों ने खुद उसको यूज करके ही आप तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है ऐसे कभी गुड़ आएगी कहीं से, तो कभी शहद, तो कभी कुछ, और हम इन चीजों को और हमारे खाने के उसमें प्रोसेस में यूज करेंगे और उसके गुण हमारे अंदर आएगा। जो कोविड हम लोगों को यही सिखा के गया कि हम लोगों का जो इम्यूनिटी है वो शायद कहीं कमजोर है, जो हमको बहुत सारे रोग और ये सब अटैक कर रहे हैं। तो अगर हमको इन सबको लड़ना है, हमारी अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ानी है, तो शायद हमको इस तरह की ही खान पान पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट टू टीम गुड अर्थ, एंड आप सब इस लॉन्चिंग सेरेमनी में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए हैप्पी संडे एंड ए हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।